स्टूडेंट्स, ये इन्फ्लेशन वाले वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे सोसाइटी के जो डिफरेंट सेक्शंस हैं उनके ऊपर। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से जो है प्रोड्यूसर क्लास को जो है इफेक्ट पड़ता है, किस तरीके से कंज्यूमर क्लास पे इसका जो है इफेक्ट पड़ता है। एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके इकोनॉमिक इफेक्ट्स क्या क्या हैं। तो प्रोड्यूसर क्लास पे इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। प्राइसेस ऑफ गुड्स इंक्रीज ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन। जो प्रोड्यूसर क्लास है उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है वो हम लोग देख रहे हैं। जो गुड्स के प्राइसेस है वो इंक्रीज होते हैं इन्फ्लेशन के दौरान, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट उतना ही रहता है। क्यों? क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स है वो पहले ही परचेज किया गया रहता है और इतने शॉर्ट पीरियड में प्रोडक्शन कांट इंक्रीज। प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो सकता है बहुत शॉर्ट पीरियड में। रॉ मटेरियल काफी बल्क में खरीद के प्रोड्यूसर्स के द्वारा रखा जाता है। तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़े तो चूंकि जो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट अभी वो तो वही का वही है, रॉ मटेरियल वगैरह भी वही का वही जो है परचेज करके रखा गया है। जो उससे गुड्स प्रोड्यूस हो रही है प्रोडक्शन कॉस्ट उसका सेम है, लेकिन मार्केट में उसकी डिमांड ज्यादा है जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो इस दौरान जो प्रोड्यूसर क्लास है उसको कहीं ना कहीं ज्यादा बेनिफिट मिलता है, यानी कि इन्फ्लेशन इज बेनिफिशियल फॉर प्रोड्यूसर क्लास। हम लोग अगर देखें कंज्यूमर क्लास में क्या इसका इफेक्ट पड़ता है, तो जो कंज्यूमर होते हैं जनरली वो दो तरीके के होते हैं। जनरली कंज्यूमर्स आर फ्रॉम टू ग्रुप्स। एक जिनकी डेफिनेट इनकम होती है, मतलब एक निश्चित आय होती है, और दूसरी जिनकी इनडेफिनिट इनकम होती है, मतलब अनिश्चित आय होती है। मतलब जिसे डेफिनेट इनकम वाली जो सैलरीड क्लास के लोग हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं या जो पेंशन अर्नर्स हैं जिनकी फिक्स सैलरी है, और इनडेफिनिट वाले बाकी दूसरे लोग हैं जिनकी फिक्स कोई सैलरी नहीं है। तो जो फिक्स सैलरी वाले लोग हैं उनको बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। उनको अपने बजट में बहुत सारी कटौती करनी पड़ती है क्योंकि बढ़ जाता है उनका बजट बहुत सारा, क्योंकि उनको जो है सैलरी उतनी की उतनी ही मिल रही है, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गए। तो जितना आसानी से वो पहले क्या करते थे, सारी चीजें अरेंज करते थे कि ये गुड्स पे हमको इतना खर्चा करना है, इस गुड्स पे हमको इतना करना है, राशन पे इतना करना है, अब पहले से ज्यादा खर्च उनका बढ़ गया। तो उनको बहुत सारी चीजें क्या करनी होती हैं, एडजस्ट करके चलनी होती हैं। जो इनडेफिनिट इनकम वाले लोग हैं उनको भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है इन्फ्लेशन में। यानी कि जो कंज्यूमर क्लास है, चाहे वो डेफिनेट इनकम वाला हो चाहे वो इनडेफिनेट इनकम वाला हो, दोनों क्लास को क्या तो प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ता है। जो वेज अर्नर होते हैं, समटाइम वेज अर्नर्स गेट बेनिफिट एंड समटाइम फेस लॉस ड्यू टू इन्फ्लेशन। कभी कभी तो इनको बहुत फायदा होता है। इन्फ्लेशन का टाइम है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं। हमारे जो प्रोड्यूसर क्लास है, जो बिजनेस क्लास है, उनको क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा फायदा हो रहा है। तो जब उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न होगा तो वो ऑब्वियस सी बात है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे। जब वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे तो लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या होता है, रोजगार मिलता है, यानी वेज अर्नर्स इससे फायदे की स्थिति में रहते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड it is also true that they have to face difficulties when wages are not increasing in the ratio rise in the prices। ये भी एक सच्चाई है। वेज अर्नर्स को चलिए एम्प्लॉयमेंट तो बहुत आसानी से मिल जाता है, क्योंकि जो बिजनेस मैन जो हैं वो कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे होते हैं, वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे होते हैं। लेकिन जो उनके जो वेज अर्नर्स हैं, जो उनका वेजेस है, वो उस रेशियो में नहीं बढ़ पाता है जिस रेशियो में गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो इससे उनको कहीं ना कहीं लॉस फेस करना पड़ता है। तो ये हम लोगों ने देखा क्या इकोनॉमिक इफेक्ट इन्फ्लेशन का, आखिरकार हमारे सोसाइटी पर इकोनॉमिक इफेक्ट क्या पड़ता है, पैसे के रिगार्डिंग में क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रोड्यूसर क्लास में इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो प्रोड्यूसर क्लास कहीं ना कहीं फायदे में रहता है, कंज्यूमर क्लास को लॉस होता है। वेज अर्नर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं क्या एम्प्लॉयमेंट तो मिलता है, लेकिन
उनको एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद लॉस फेस करना पड़ता है, क्योंकि जो उनका वेजेज है वो कहीं ना कहीं उस कंपैरिजन में नहीं बढ़ पाता है। यानी गुड्स एंड सर्विसेज जिस उनकी प्राइसेस जिस कंपैरिजन में बढ़ रही है उस कंपैरिजन में उनका वेजेज नहीं बढ़ पाता है। अगला इफेक्ट हम लोग देखेंगे इसका सोशल पॉलिटिकल। सबसे पहला क्या हमारे सोसाइटी पे इफेक्ट इसका पड़ता है कि इंप्लॉयमेंट इंक्रीज होता है, क्योंकि ट्रेड और इंडस्ट्री क्या होती है, एक्सपेंड होती है इन्फ्लेशन के दौरान। नए नए कमर्शियल इंटरप्राइजेज जो है वो एस्टेब्लिश होते हैं, तो जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है वो कहीं ना कहीं क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। अगला क्या है, तो अगला हमारी सोसाइटी पे इफेक्ट क्या पड़ता है, मोरल डाउनफॉल हो जाता है। जब किसी को बहुत ज्यादा पैसा आने लगता है, वो पैसा कमाने लगता है कोई प्रोड्यूसर, तो वो और उसके अंदर पैसा कमाने की चाह क्या होती है, डेवलप्ड होने लगती है। द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस क्लास इंक्रीज ड्यू टू इन्फ्लेशन बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्लोरी ऑफ प्रॉफिट। बहुत ज्यादा प्रॉफिट आने के एक चाह में, एक उसके मतलब एक नशे में जो लोग बिजनेस क्लास के हैं वो इंडल्ज इन क्रिएटिंग आर्टिफिशियल स्कार्सिटी। वो क्या करने लगते हैं, आर्टिफिशियल स्कार्सिटी करने लगते हैं, मतलब कि गुड्स उनके पास रहेंगी अवेलेबल, लेकिन वो मार्केट में क्या करेंगे, उसको उतारेंगे ही नहीं, जिससे कि मार्केट में क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल कमी हो जाएगी गुड्स की, ताकि उसकी डिमांड क्या हो सके, बढ़ सके। जब डिमांड बढ़े तब ये लोग क्या करें, उसके बाद गुड्स को मार्केट में उतारे, जिससे उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। ऐसा बिजनेस क्लास बहुत ज़्यादा करता है, गुड्स की जमाखोरी करता है, जिससे कि प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, तब उसको क्या किया जाता है, मार्केट में उतारा जाता है। आई बात समझ में। इसके अलावा जो अडल्ट्रेशन, मिलावट का काम भी किया जाता है, ब्लैक मार्केटिंग भी की जाती है, मैंने इस तरह की बहुत सारी इमोरल एक्टिविटीज होने लगती है, यानी मोरल डाउनफॉल कहीं ना कहीं हो जाता है बिजनेस क्लास का, ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा प्रॉफिट कमाने की इच्छा में। इसका पॉलिटिकल इफेक्ट भी पड़ता है। पॉलिटिकल इफेक्ट क्या पड़ता है, तो लोगों का जो गवर्नमेंट पे फेथ है वो कम होने लगता है। जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो क्या करती हैं, वो प्रेशराइज करने लगती है गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट के बाहर, पार्लियामेंट के अंदर भी। और बहुत बार जो महंगाई होती है वो सरकार के गिरने का मेन कारण भी होती है। अभी का हम लोग सिनारियो देख सकते हैं कि अभी जो हम लोग का जो पार्लियामेंट सेशन है वो कहीं ना कहीं महंगाई के मुद्दे पे भी कितना ज़्यादा जो हीटेड जो है सेशन था वो पूरी तरीके से चल नहीं पाया। अभी भी बहुत सारे जो है आंदोलन वगैरह हो रहे हैं, विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, तो इसका पॉलिटिकल इफेक्ट भी पड़ता है। जो अपोजिशन पार्टीज है वो गवर्नमेंट पे जो है प्रेशर क्रिएट करती है। बहुत बार गवर्नमेंट चले जाने की वजह भी महंगाई ही होती है। आई बात समझ में। तो हम लोगों ने देखा कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या पड़ता है, चाहे वो इकोनॉमिक इफेक्ट हो हमारे प्रोड्यूसर क्लास पे, हमारे कंज्यूमर क्लास पे, या फिर हमारे वेज अर्नर्स पे, या फिर उसका सोशल इफेक्ट क्या पड़ता है हमारी सोसाइटी पे, और उसका पॉलिटिकल इफेक्ट क्या पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे क्या मेजर्स टू रिस्ट्रेन इन्फ्लेशन। यहां पे बोल रहा है कि इन्फ्लेशन इकोनॉमी में अक्सर इसी वजह से आता है जब सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड ज्यादा हो जाती है। तो अगर हम सप्लाई को बढ़ा दें और मनी इनकम को कम कर दें तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी दिशा में कौन कौन से करेक्टिव मेजर्स गवर्नमेंट के द्वारा लाए जाते हैं, जो है अप्लाई किए जाते हैं इकोनॉमी में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है मॉनेटरी मेजर्स। मॉनेटरी मेजर्स क्या करता है, इसका मेन एम इसका मेन होता है जो मनी इनकम है उसको क्या करना, रिड्यूस करना, यानी जो हमारी मनी इनकम है उसको कम कर देना, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा डिमांड कर ही ना पाए। सबसे पहला मॉनेटरी मेजर्स है क्रेडिट कंट्रोल। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मॉनेटरी मेजर्स इज मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। बहुत सारे मेथड्स यूज करता है जो हमारा सेंट्रल बैंक है, जो हमारा आरबीआई है। हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया हुआ है। जैसे जब देखेगा कि बहुत ज्यादा मनी सप्लाई इकोनॉमी में हो गया, मनी इनकम ज्यादा लोगों की हो गई, तो वो बैंक रेट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। बैंक रेट जब इंक्रीज हो जाएगा तो लोगों को पहले से ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, जो जो कर्ज लेकर के बैठे हुए हैं, और नए लोग जो लोन लेना चाहते हैं उनको पहले से ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा।
तो नए लोग जो हैं वो लोन लेने से कतराएंगे, लोन लेना नहीं चाहेंगे, और जो पुराने लोग हैं वो जल्दी से जल्दी लोन का पेमेंट करना चाहेंगे। तो जो मनी का एक फ्लो है ज़्यादा इकोनॉमी में, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके अलावा ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी करती है ताकि मनी का क्या हो सके, फ्लो इकोनॉमी से कम हो सके। बहुत सारे सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स भी अपनाती है। इसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो डाला हुआ है कि क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी कौन कौन सी जो है अप्लाई करती है जो हमारी आरबीआई है। आप लोग क्या उस वीडियो को जाकर के देख सकते हो। यानी कि जो करेंसी का फ्लो है, जो हम लोग का मनी इनकम है, उसको कम करके, ताकि जो डिमांड है इकोनॉमी में वो क्या हो, जो डिमांड है वो कम हो सके, इस दिशा में जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो काम करता है। बैंक रेट को बढ़ा करके, ओपन मार्केट ऑपरेशंस ला करके, बहुत सारे सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल ला करके। दूसरा क्या, डीमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी। करेंसी को क्या कर देना, डीमोनेटाइज कर देना। जब ऐसा लगे कि इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग जो है जो ब्लैक मनी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हो गई, जिसके वजह से जो ब्लैक मनी जिनके पास रहेगी तो डिमांड वो तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, है ना। तो इसके वजह से क्या करना, पूरी की पूरी करेंसी को ही क्या करना, चेंज करना, और एकदम नए नोट, नए डिनोमिनेशन के नोट को क्या करना, इशू करना, जैसे कि 2016 में इंडिया में हुआ था। तो ये भी एक गवर्नमेंट के द्वारा मेजर्स लाया जाता है जिससे ब्लैक मनी पे क्या हो सके, कंट्रोल हो सके। इसके अलावा नई करेंसी इशू करना। नई करेंसी इशू करना मतलब कि पूरी तरीके से ये बदली नहीं है, मतलब इकोनॉमी में समझने की कोशिश कीजिएगा। इकोनॉमी में जब बहुत सारे नोट हो गए हैं, बहुत सारे नोट हो गए हैं, मतलब बहुत ज्यादा करेंसी का फ्लो हो गया, बहुत ज्यादा, तो जब ज्यादा बहुत सारे नोट हो जाएंगे और उस कंपैरिजन में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं होगा, तो एक समय के बाद वो तो बस कागज के टुकड़े हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि ये पॉलिसी लाती है कि बहुत सारे नोटों के बदले में हायर वैल्यू का एक नोट क्या करना, लोगों को देना। पर्पस क्या होता है कि जो बहुत सारे नोट इकोनॉमी में है सर्कुलेशन में, वो वापस बैंक के पास चले आए। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, पुराने नोटों को लेकर के उसके बदले में नई करेंसी इशू करती है। ये भी एक तरीके से बहुत बड़ा क्या है, मॉनेटरी मेजर्स है, जिसके वजह से इकोनॉमी में जो जरूरत से ज्यादा करेंसी का फ्लो हो गया रहता है वो वापस बैंकों के पास चला आता है। यानी हम लोगों ने मॉनेटरी मेजर्स में देखा कि किस तरीके से बहुत सारे क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी जो है आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है वो लागू करती है, चाहे वो बैंक रेट को बढ़ाना हो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस लाना हो, या अदर बहुत सारे सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स को जो है लाना हो, या इसके अलावा वो करेंसी का डीमोनेटाइजेशन करते, पूरी की पूरी तरीके से करेंसी को चेंज कर देती है ताकि जो ब्लैक मनी है इकोनॉमी में वो कहीं ना कहीं बाहर निकल सके। या फिर जो बहुत सारे नोट सर्कुलेशन में है, उन बहुत सारे नोटों के बदले में हायर डिनोमिनेशन के नोट देना, मतलब नए नोट देना, बहुत सारे नोट लेकर के। ये भी गवर्नमेंट एक जो आरबीआई जो है एक करेक्टिव मेजर्स लाती है ताकि इकोनॉमी में जो बहुत सारा फ्लो है वो क्या हो सके, नोट का कम हो सके, जिससे लोगों की डिमांड क्या हो, कम हो। दूसरा है फिस्कल मेजर्स। गवर्नमेंट क्या करती है, फिस्कल मेजर्स लाती है, क्योंकि मॉनेटरी मेजर्स सिर्फ अकेले ही काफी नहीं होता है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, रिडक्शन इन अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। जो बहुत सारी अनडेवलपमेंट वाली एक्टिविटीज है, यानी गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पे हम जो खर्च कर रहे हैं इससे इकोनॉमी का उतना डेवलपमेंट नहीं होने वाला है, हम बेकार में ही खर्च कर रहे हैं, ये खर्च हम क्या करें, रोक दें, इसमें जो हमारा बेकार का पैसा लग रहा है उसको हम रोक दें। तो इस तरीके की अननेसेसरी जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज है उसको कट डाउन करके भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है। यानी यहाँ पे बोल रहा है द गवर्नमेंट शुड रिड्यूस अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ऑन नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू कर्ब इन्फ्लेशन, बट इट इज नॉट इजी टू कट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। बट ये इतना इजी नहीं है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है ये अंतर कर पाना, ये डिफरेंट कर पाना, डिफरेंस उनमें ला पाना कि कौन सी एसेंशियल डेवलपमेंट एक्टिविटीज है और कौन सी नॉन एसेंशियल। यानी कि कौन सी जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज है यहां पे खर्च करना बहुत जरूरी है और कौन सी डेवलपमेंट एक्टिविटीज है जहां पे खर्च करना जरूरी नहीं है। यानी इसके बीच में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल होता है गवर्नमेंट के लिए।
तो ये एक करेक्टिव मेजर्स जो है, फिजिकल मेजर्स गवर्नमेंट अपना सकती है कि वैसी एक्टिविटीज जो कि नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज है वहां पे जो उसके जो एक्सपेंडिचर उसको कट डाउन करे, ताकि जो महंगाई है वो क्या हो सके, कम हो सके। अगला है इंक्रीज इन टैक्सेस। पर्सनल कंजम्पशन को कट करने के लिए जो भी कॉरपोरेट या पर्सनल टैक्सेस है कमोडिटीज पे, उसको क्या करना, इंक्रीज करना। नए टैक्सेस को क्या करना, लगाना। लेकिन जो टैक्स के रेट्स है वो इतने भी हाई नहीं होने चाहिए जिससे कि इन्वेस्टमेंट या सेविंग या प्रोडक्शन पे क्या हो, वो बैड इंपैक्ट डाले। नहीं तो जरूरत से ज्यादा अगर आप कॉर्पोरेट टैक्सेस लगा दोगे तो कहीं ना कहीं, या फिर कमोडिटी पे टैक्सेस लगा दोगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, डिमांड एकदम कम हो जाएगी, प्रोडक्शन एकदम रुक जाएगा, और आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के चक्कर में अपनी इकोनॉमी को डिफ्लेशन में क्या कर दोगे, डाल दोगे। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लिमिट में टैक्सेस इंपोज कर सकती है जिससे कि पर्सनल कंजम्पशन क्या हो सके, कट डाउन हो सके, जिससे कि जो करेंसी का फ्लो है वो भी क्या हो सके, कम हो सके। इसके अलावा जो फिजिकल मेजर्स है उसमें गवर्नमेंट एक और मेजर्स अपना सकती है, सरप्लस बजट को फॉलो करके। जहां डेफिसिट फाइनेंसिंग में ये था कि गवर्नमेंट के पास जितने रिवेन्यू आते थे उससे कई गुना ज्यादा क्या था, गवर्नमेंट का खर्चा था। सरप्लस बजट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा रिवेन्यू कलेक्ट करने पे बिलीव करे, कलेक्ट करने की कोशिश करे ज्यादा से ज्यादा रिवेन्यू, और खर्च कम से कम करे। यानी कि ये भी एक फिजिकल मेजर्स है कि ज्यादा से ज्यादा क्या करना, एक ऐसा हमको बजट लाना जो कि सरप्लस बजट हो, यानी कि इसमें ज्यादा से ज्यादा हम रिवेन्यू को कलेक्ट करें और खर्च जो है हम कम से कम करें। इससे हमको ज्यादा ज्यादा नोट प्रिंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे उस हिसाब से, और इन्फ्लेशन भी नहीं आएगा। जो अगला मेजर्स है वो कुछ अदर मेजर्स भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अप्लाई कर सकती है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि सबसे उसमें मेन क्या है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। जो भी एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनके प्रोडक्शन को गवर्नमेंट क्या करे, ज्यादा से ज्यादा करे। मतलब जो एसेंशियल जैसे कि वेजिटेबल्स हो गया, जो क्लोथिंग हो गई, फूड्स हो गई, है ना, ये सारी जो कंज्यूमर गुड्स हो गई जो कि एकदम नेसेसरी है, हर लोग इसको क्या करता है, कंज्यूम करता ही करता है, परचेज करता ही करता है। तो अगर इसकी सप्लाई हम ज्यादा बढ़ा दें इकोनॉमी में, इसका प्रोडक्शन अगर हम ज्यादा कर दें, तो कहीं ना कहीं जब इसका डिमांड कम होगा, इसकी सप्लाई ज्यादा होगी, तो प्राइस लेवल नॉर्मल होगा। इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन का रेट है वो क्या होगा, कम होगा। तो इन्फ्लेशन के रेट को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट एक और मेजर अपनाती है क्या, तो जो एसेंशियल गुड्स हैं उनके प्रोडक्शन को क्या करती है गवर्नमेंट, वो ज्यादा कर देती है। दूसरा है प्राइस कंट्रोल। गवर्नमेंट खुद बीच में आकर के इंटरवेन करके और बहुत सारी कमोडिटीज जो कंज्यूमर गुड्स होती हैं उनके प्राइसेस खुद से फिक्स करती है कि इसके प्राइसेस जो है कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी प्रोड्यूसर इससे ज्यादा नहीं रख सकता। एक अपर लिमिट फिक्स कर देती है कि मैक्सिमम प्राइस इस कमोडिटी का इतना होगा, इससे ज्यादा प्राइसेस आपको नहीं लेने हैं। जब गवर्नमेंट को यह लगता है कि नहीं, प्रोड्यूसर क्लास बहुत ज्यादा प्राइस जो है ले रहा है, इससे कि जो है और ज्यादा क्या हो रहा है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का रेट बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट बीच में इंटरवेन करके और प्राइस लिमिट क्या करती है, अपर प्राइस लिमिट फिक्स कर देती है कि आपको इससे ज्यादा प्राइस नहीं लेना है। अगर आप इससे ज्यादा प्राइस लोगे तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। तो ये भी एक करेक्टिव मेजर्स है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि आखिरकार जो इसका इफेक्ट है इन्फ्लेशन का, वो हमारे सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शन पे कैसे पड़ता है, और गवर्नमेंट इसको रोकने के लिए कौन कौन से मेजर्स अपनाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये दोनों वीडियो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।